ठीक है, आइसोमेरिज्म भी लोअर क्लासेस में कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है, नाम वगैरह सुना होगा, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे इसमें, आज हम लोग सीधे इंटरेस्टिंग पोर्शन से ही बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम फिर बोरिंग पोर्शन की कल बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिक क्लासिफिकेशन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम कैटेगराइज करें, चलो पहले वो भी डील कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं नॉमेनक्लेचर पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताने लगा हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। सो यहां पर ये हो गए एसाइक्लिक और कह लीजिए ओपन चेन। हाँ जी अरविंदर जी, बस रख दीजिए, ठीक है। और दूसरे हो गए साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, ठीक है। अब इसमें भी इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनमें से आ गए दो कैटेगरीज अगेन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इसमें एंड एरोमेटिक। सो अब एसाइक्लिक नहीं एलिसाइक्लिक, मतलब अब यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन है आपको समझना होगा। जैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो साइक्लिक में भी एलिफेटिक होंगे, उनको एलिसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो एरोमेटिक नहीं होते हैं दे आर एलिफेटिक, सिंपल सी बात, ठीक है। एरोमेटिक हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है, तो उसकी बात तो हम करेंगे ही, ठीक है। अच्छा, एलिसाइक्लिक में दो कैटेगरीज आ गई, वन आर होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो आ गए जिसमें कि कार्बन एटम्स ही होंगे, ये, ठीक है। दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, वो आ गए जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई और हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, जैसे नाइट्रोजन हो गई, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गई। जब रिंग में कार्बन के अलावा जो है कोई और एटम, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो जो है ऐसा होगा। अच्छा, अब आ गई दूसरी कैटेगरी एरोमेटिक की। एरोमेटिक की जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें भी दो तरह के कंपाउंड्स आ जाएंगे, वन आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में वही आ गया अपने, बेंजीन आ गया, ठीक है, मतलब नेप्थलीन आ गया,
इस तरीके से कई कंपाउंड्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट हम ऐड कर रहे हैं कि भैया हाँ ये कंपाउंड्स आ गए। हेट्रोसाइक्लिक में जो है जैसे पायरिडीन आ गई, ठीक है, पायरोल आ गया, ठीक है, इट इज फ्यूरान अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्यूरान बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आ गए। नाम इनके आपको क्लियर होते जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, नाम जो है आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो मोटे मोटे तौर पे दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज इट ओके? तो इसके लिए इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, क्योंकि टुडे इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस, ये तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, मैंने कहा इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं आने वाली है, क्योंकि हम हर एक कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, अब अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें, यहां पर हमने कंपाउंड ले लिया, उसके हमने रिमार्क्स लिखने हैं कि वो किस तरह का है। तो जैसे हमने ये ले लिया, या हमने ये ले लिया, सो ऐसे में अगर हम इनके बारे में लिखें कि भैया ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं कि ये एलिफेटिक है, ठीक है। अच्छा, अभी भी म्यूट हूं? नहीं यार, वो कॉल आ रही होगी इसलिए म्यूट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, उसके बाद यहां पर एलिफेटिक एंड देन अनसैचुरेटेड, और दूसरा इट इज एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड, है ना? आपको बात समझ में आ रही है कि साइक्लिक वाला जब एलिफेटिक हो, एरोमेटिक नहीं है वो, उसमें पाई बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है, और क्योंकि डबल बॉन्ड एक भी नहीं है तो दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, समझ आ रही है आपकी बात? ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है?
है ना। तो आज ऑर्गेनिक की शुरुआत हो गई। ऑर्गेनिक मतलब शुरुआत बड़ी अनप्रेसिडेंटेड हो जाती है कि हाँ जी सॉरी, हाँ सॉरी। अच्छा सुनिए, तो मैं कह रहा था कि अभी जो है मतलब ये आप डेट याद रखिए क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ी लंबी जाती है और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, 7-8 टॉपिक्स होते हैं इसके। ठीक है, तो एक तरह से 12th में जब हम ऑर्गेनिक एंड करते हैं तो लगभग केमिस्ट्री एंड हो जाती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक बहुत जिसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आप ये समझिए कि बाकी टॉपिक्स जो भी आप करते हैं ना, आपके पास रिवीजन का सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए क्योंकि आप ये समझ लीजिए वो 7-8 टॉपिक्स जो भी हैं वो सारे एक ही टॉपिक है। मतलब आज हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगला टॉपिक फंडामेंटल बताने का होगा। जबकि बाकी टॉपिक्स में क्या होता है कि आप जो है, जस्ट एक मिनट, बाकी टॉपिक्स में क्या होता है कि आप उसी टॉपिक में फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी टॉपिक में अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मतलब इतना बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक कि जैसे फंडामेंटल एक टॉपिक, ये नॉमेनक्लेचर नेमिंग एक टॉपिक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल्स बताना एक टॉपिक हो गया। फिर उसके जो उस टॉपिक के जो पार्ट्स हैं वो खुद अपने बड़े बड़े टॉपिक। मतलब जैसे आप मान लीजिए बोर्स मॉडल एक ही टॉपिक हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में देखें। हिस्ट्री एक ही टॉपिक हो गया, मतलब जो कि 10-15 लेक्चर्स में चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जैसे जो फिर जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो एक टॉपिक हो गया पूरा 10-15। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक एक बड़ा टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए जो है उसको जब तक आप सीरियस नहीं हो ना तब तक आप मतलब यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। ऐसा नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन ये बड़ा टॉपिक होने की वजह से हम इसमें एडजस्ट नहीं होते। और क्योंकि मैं आज आपको इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि 12th में सबकी आंखें खुल जाती हैं और उनका वीक पॉइंट 11 रहती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक रहती है खास तौर पे। ठीक है, मतलब ज्यादा की नहीं रहती, लेकिन जिसको कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो 11th में पढ़ना नहीं चाहते, जिन्होंने प्लान नहीं बनाया, लेकिन 12th में वो बना लेते हैं। भैया तो सीधे सीधे हो कि मैंने नहीं करना है।
ठीक है, या तो सीधे हो कि करना है, तो वो सुखी रहते हैं जो दो लिमिट्स में है। लेकिन जो सोचते हैं कि अभी तो सोच रहे हैं कि नहीं करना है यार, लेकिन फिर 12th में बोलेंगे कि करना है, उनके लिए ट्रबल हो जाती है, फिर ट्रबल आती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि भैया ध्यान से समझिएगा। चलिए, सो हम लोग कुछ टर्म्स जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जिनको जानते हैं उनको जल्दी से स्किप कर जाएंगे। जैसे चलो, यहां पर मैं जिस बात से स्टार्ट ही कर रहा हूं दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक बात। दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जो है थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, मैं आपको ये सारी जो बातें हैं इसको एक टेबल की हेल्प से बता दूं तो मुझे लगता है मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आपका भी। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी मॉलिक्यूल का हम लिखेंगे। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कई तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें एक आ गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, दूसरा आ गया एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली तीन तरह के हो गए। देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं पहला ले रहा हूं, दैट इज C2H6। इथेन ले लिया हमने। ठीक है, अब जब इथेन लिया हमने तो इथेन का ये हो गया जी। ठीक है, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, क्या हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होगा, तब आपको सारे बॉन्ड्स दिखाने होंगे ऐसे। इस तरीके से आप जो है सारे बॉन्ड्स दिखाओगे। और बॉन्ड लाइन, बस एक लाइन आपने खींच दी, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, उसको हाइड्रोजन लगाना आपका काम है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर इस कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना दिया तो हर दोनों जो है 3-3 बॉन्ड्स जो है हाइड्रोजन के साथ बना रहे होंगे। क्या आप मेरी बात समझ गए? आपको इसको इसमें 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 कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखिए। जैसे इट इज C3H8। C3H8 का जो फॉर्मूला है दैट इज CH3CH2CH3। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो गया ये। अब इसका लाइन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया ये। आपने एक बैंड दे दिया इसको। ठीक है, तो इससे जो है सिग्निफाई हो गया कि 3 कार्बन हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये आपका काम है रिवर्स में, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ बना लिए, तो 2 हाइड्रोजन आप शो करोगे, इधर 3 इधर 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से जो है आपने इनको दिखाना है। ठीक है, अब जैसे रिवर्स में हम चले, मान लो मेरे पास ये फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है, सपोज ये ले लिया मैंने, तो मैं इसका सबसे पहले मैं कंडेंस्ड फार्मूला बना रहा हूं। सो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बनेगा? CH3 C CH3 CH CH2
CH3, ये चीज ठीक है। अब इसके बाद कितने कार्बन हो गए? 5। तो C5H12, 3 3 6, 1 7, 2 9, 3 12। ठीक है। अच्छा, सो अब एक्सपेंडेड आराम से बन जाएगा। ठीक है। अब इट डिपेंड्स अपॉन मैं एक्सपेंडेड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, H में ऐसे, जहां भी मेरे को स्पेस मिल रही है मैं हाइड्रोजन लगाते जा रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोजन, एंड देन इसके साथ भी 3 H लगा दिए ऐसे। ठीक है, ये लगा दिया, हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। सो आई होप अब आप मॉलिक्यूल्स को बना सकते हो। हाँ, ये भी मैं आपको ऐड कर दूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास मॉलिक्यूल है C4H8। सो C4H8 है, तो मैं उसको शो कर दूंगा। मान लो इसके कई बन सकते हैं, लेकिन मैं एक ही स्ट्रक्चर ले रहा हूं। ये ले लिया C4H8 कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, एक्सपेंडेड फार्मूला भी इसका आराम से बनेगा। ठीक है, ये। और उसके बाद जो लाइन नोटेशन है, आप देखिए ऐसे शो कर दिया हमने। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो लगभग हम 120 डिग्री का एंगल दिखाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज C4, ये लेते हैं C3H4। अब C3H4 किस तरीके का हो गया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। अब इसमें एक्सपैंड करके कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने की, हम एक्सपैंड करके ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और जब लाइन नोटेशन शो करनी है, आप देखें ध्यान से, यहां पर देखें, एक ट्रिपल बॉन्ड को हमने यहां पे बिल्कुल, यहां पे 3 लाइनें एंड की है, यहां पे बीच में ही कर दी। तो इसका मतलब यहां पे एक कार्बन है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा है। तीसरे वाले ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो एक हाइड्रोजन लगेगी। इसने 4 बना लिए, 3 इधर, एक भी नहीं लगेगी। इसने एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो उसके साथ 3 लगेगी। तो आपकी स्ट्रक्चर बन गई ये। इज इट ओके? ठीक है, ऑनलाइन समझ में आई बात? आ रही है ना बात समझ में? ओके, आसान है, क्योंकि लोअर क्लासेस से अप टू सम एक्सटेंट ये जो है मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसलिए नॉट ए टफ थिंग। नोट कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे।
अच्छा, सो अब आप सुने नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वी कॉल इट एज DU। इसको हम अल्टरनेटिव नाम ये भी लिख लेते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब आप समझिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको, DBE। ठीक है, तो अगर मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास बात को प्लेस करूं, तो मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड से कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स जो है कम है हमारे कंपाउंड के पास। ठीक है ना, हाउ मेनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखें, आप देखें इस कंपाउंड की बात करते हैं, इस कंपाउंड के पास जो है सैचुरेटेड कंपाउंड से कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है? सेम है, तो मतलब ये सैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब एक जो नॉर्मल ओपन चेन सैचुरेटेड होना चाहिए, मैं सैचुरेटेड की जगह ये भी बोल दूं ओपन चेन सैचुरेटेड से कितने कम है। ठीक है, हाउ मेनी पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स आर लेस इन नंबर in comparison to open chain saturated compound is called degree of unsaturation of that compound। डेफिनेशन से ज्यादा आपको अभी बात समझ में आ जाएगी कि जैसे इसमें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिर जो है 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूं, अब जब मैंने एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके पास मेरे पास ऑप्शन 2 है, एक ये बनाने का और साथ में जो है मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये बनाऊं, सॉरी मैं इसको ऐसे बना दूं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मतलब और लिख दूं मैं कि भाई या तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये होगी या तो ये होगी, दोनों में सैचुरेटेड कंपाउंड से एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब इनकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई वो हो गई 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है इस टाइम पे 1 हो चुकी है, क्योंकि एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, आप देख रहे हो कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो मतलब जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, सो दैट रिंग विल बी इक्वलेंट टू डबल बॉन्ड। इज इट ओके? एक रिंग विल बी इक्वलेंट टू, एक रिंग भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 बढ़ाएगा और एक पाई बॉन्ड भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 बढ़ा देगा। हाँ, मतलब इसमें भी एक ही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें भी एक ही है, तो इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में रिंग है, एक रिंग है और दूसरे में डबल बॉन्ड है, तो दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसी फार्मूले वाला। अगर हम एक और H2 निकाल देते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, देखो ऑप्शन देखो आप, एक मिनट, पहला ऑप्शन ये है,
CH3 CH, ये हो गया। और दूसरा है CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा है CH2 बोलो सही। तो अगेन मेरी बात प्रूव हो रही है कि इसमें दो पाई बॉन्ड है, इकट्ठे हैं, इसमें दो अलग अलग हैं, इसमें एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड है। सो दैट मीन्स वन रिंग इज इक्वल टू पाई बॉन्ड, है ना। फॉर्मूला इज सेम। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई? 2, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड से 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन आर लेस। इज इट ओके? अब पता क्या है, जैसे हम लोग ऐसे तो लिख लेते हैं, आसान हो गई बात हमारे लिए जो है, लेकिन हर बार कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं होंगे ना। मतलब अगर आपका फॉर्मूला CXHY है, तो ऐसे में आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी X+1 प्लस Y/2। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं इसको, -Y/2। जैसे अगर मैं इसमें निकालता हूं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं? 3 + 1 4, माइनस हाइड्रोजन कितनी है? 6, 6/2 कितनी हो गई? 1 मिनट, हो गया ना एक? बस डन। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। ओके, लेकिन अगर मान लो आपके पास CXHYOZ है, so what you will do? Again the formula will remain same. मतलब ऑक्सीजन डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर दिस रीजन बीइंग, जैसे ये कंपाउंड है, मैं इसी में आपको समझा दूं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अगर इसमें एक OH भी लगा दें हम, जैसे आप देख रहे हो कि अभी भी हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है, ठीक है। और अगर मतलब हाइड्रोजन के ऐड होने से हाइड्रोजन नहीं घट रहे हैं, ऑक्सीजन के ऐड होने से हाइड्रोजन नहीं घट रहे मॉलिक्यूल में, सिर्फ ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना दे रही है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा भी देता हूं, देन ऑल्सो इट इज अ फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैं CXHY इस फार्मूले से कैलकुलेट करूंगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी भी जो है, तो हाइड्रोजन डज नॉट क्रिएट ए डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन डज नॉट क्रिएट ए डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लग जाती है सीधे। तो अगर उसको हटा भी देंगे तो CH बॉन्ड सिंगल भी रह जाएगा। तो इसलिए जो है आप ये समझिए कि ऑक्सीजन को हमने इंक्लूड ही नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि करेंगे ही नहीं। जैसे अगर हेलोजन है, दिस कैपिटल X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, तो हेलोजन में जो है आपको हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लेना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो यहां पे Cl लग गया, तो मैं Cl को H के इक्विवेलेंट मान लू और फिर मैं इसी फार्मूले में यूज कर लू। सो दैट मीन्स इट इज X+1 माइनस Y+S/2। सही बात है। मतलब मैं फार्मूला दे रहा हूं आपको, आप रखिए अपने पास जो है, बट आप लॉजिकली भी इसको निकाल सकते हैं। CXHYNW। अब नाइट्रोजन का फार्मूला याद रखिएगा,
और अगर मान लो किसी में सब है CX, क्योंकि ये पता क्या है, ऑक्सीजन बनाती है, हेलोजन बनाती है एक बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाती है 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाती है 3 बॉन्ड, इसलिए जो है वो जो है हाइड्रोजन का नंबर कम करती है। ठीक है, इसलिए जो है देयर इज प्रॉब्लम। मतलब आप लास्ट वाले फार्मूले को याद रख ले तो सारे याद हो गए अपने आप। लास्ट वाले फॉर्मूले को अगर आप याद रख लें तो सारे हो जाएंगे। प्लीज जल्दी से आप नोट कर लें। हाँ, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन जैसे कोई भी बाकी कंपाउंड्स के ग्रुप के ही हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे, वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं तो अगर हम उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह सारे फॉर्मूला वो ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर आप मान लो, बस नाइट्रोजन इज इक्वल टू फॉस्फोरस। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, तो अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया, अब आप मुझे कुछ सवालों का जवाब देंगे। यस, सो आपने इन कंपाउंड्स की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है मेरे को बतानी। ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं 3 मिनट में। ठीक है,
जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। सर ने लास्ट अकाउंट खुद बनाया क्या 4405 वही 4 था जी लास्ट टाइम लास्ट में एक्चुअली हां सर फॉर कौन सी फैमिली है सर ऑप्शन नाइट्रोजन तो जवाब बोलो भाई 44405488 ये क्या है 4 उसके बाद सल्फर ऑक्सीजन को आप सेम ही लोगे है ना सो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फंडामेंटल समझने के लिए आज से 4-5 साल या 7-8 साल पहले मेडिकल में पूछ लिए हो, ठीक है ना, या अभी भी पूछ ले मेडिकल में। लेकिन वैसे हाँ चीजें क्रिएट की जा सकती है, मतलब इसमें कि भाई हाँ ठीक है वो कुछ स्पेशल कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे सल्फर 2 ही बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन जैसे, लेकिन सल्फर तो 6 भी बनाता है। तो इसलिए सेम ही फैमिली वाले में फिर आपको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, कोई स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी
भाई मैं स्ट्रक्चर से भी तो पता कर सकता हूँ ना। मेरे पास किसी ने फार्मूला दे दिया C4H6, तो मेरे को ये फार्मूला नहीं पता है XY वाला, तो मैं C4H6 की डायग्राम बना दूंगा, फिर देख लूंगा कि उसमें डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, या रिंग की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तब भी आ जाएगा ना। तो कई बार वो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बाकी इसमें कुछ बहुत कुछ नहीं। अच्छा सुने नेक्स्ट, अगली बात जो है दैट इज यहां पर डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो अब कार्बन की डिग्री जो है हम किस तरीके से बताएंगे। एक ऐसा कार्बन, सुन लें, कोई कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, जैसे ये, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री या प्राइमरी। इज इट ओके? उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, और उस पे लगी हुई जो हाइड्रोजन है उनको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्रोजन की डिग्री कार्बन की ही डिग्री होती है, समझ रहे बात? अच्छा दूसरी बात, सो दैट मींस ये सारी जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन होगी। मैं ऐसे लिख दूं, कई बार फिर लोग जो है ना इतनी छोटी छोटी बातों को भी भूल जाते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारी। उसके बाद अगर कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सो उस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी। और अब अगर 3 के साथ जुड़ा होगा सो 3 डिग्री, और जुड़ा होगा 4 के साथ, क्वार्टर, ठीक है। और अगर वो 1 के साथ भी नहीं जुड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी। रिप्रेजेंट 1 डिग्री की तरह ही करते हैं, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सुपर प्राइमरी प्राइमरी एक ही मान लीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन के साथ जुड़ा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी में ही सुपर प्राइमरी डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई अगर मान लो कभी पूछ ही लिया कि सुपर, तो देयर इज सम दिस टर्म सुपर प्राइमरी। आप में से काफी लोग बोल रहे हैं कि सिलेबस बहुत फास्टली चल रहा है हमारा, ऐसा है? नहीं, केमिस्ट्री का बोल रहे हैं आप लोग हैं? तो मैं और ढीला हो गया, मैंने कहा ठीक है यार आराम कर। अभी आपसे शायद आज फीडबैक लेंगे ये। फिजिक्स में कोई क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं ना होता। हाँ बोल बोल बोल। 4 डिग्री, 4 डिग्री क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी कार्बन। यार तू भी ना भाई, जब तेरे को पता है 1 डिग्री प्राइमरी हो गया, 2 डिग्री सेकेंडरी हो गया, तो अब तेरे को 4 डिग्री का पता नहीं चल रहा है ना? हाँ डबल बॉन्ड के साथ, वैसे डबल बॉन्ड में डिफाइन नहीं करते हम, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि 2 बॉन्ड सेम कार्बन के साथ ही लग गए ना,
तो वो सेकेंडरी हो गया ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि अब आप कुछ बातें जो है समझ चुके हो, ठीक है, सो थोड़ा सा आप, जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, आप इन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, या ये मॉलिक्यूल हो गया, आप इन मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ये बताने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कितने कितने हैं। कार्बन कितने कितने हैं, हाइड्रोजन कितने कितने हैं, जिसमें सही बात है, निकाल सकते हो, निकालो। काउंट द नंबर एंड नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन 6 मिनट।
अच्छा, तो जवाब मिलेगा 1 डिग्री कितने? 5 लग रहे हैं, तो इसका मतलब 15 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 डिग्री में 3 होंगे ही। अच्छा, और 2 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री 1 और 0, ठीक है, ये एंड देन 1 6, हाँ सही बात, ये 1 0 3 12 1 0 6 इसमें 3 4 5 6 6 1 0 2, so this is answer, is that okay? ठीक है, तो चलिए आज इतना ही किया जाए, ठीक है, और अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अगली क्लास से नहीं बोरिंग नहीं, अब वो इंटरेस्टिंग ही है, जो बोरिंग था जितना था आज जितना, वो बोरिंग जो मैंने टेबल सा नहीं बनाया पहले, जो ग्रीड सी बनाई क्लासिफिकेशन, बस वो, और नहीं है इसमें कुछ बोरिंग, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अब ये टॉपिक आगे आगे आप देखते जाइएगा, बहुत मजेदार होने वाला है, बस आप अटेंशन पे कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बाय।